Okay, hello students. I hope you all are doing really good. So today we are going to start and discuss a very interesting topic which is relating to the Supreme Court of India. That is जो आपके देश की एपेक्स जुडिशियल बॉडी है. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है. सो बिकॉज द थिंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप लोगों को फर्स्ट ईयर में या मैक्सिमम सेकेंड ईयर में लग जाता है. बट दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो काफी कम लोगों को अच्छे से पता होता है. और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इवेंचुअली एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसा टॉपिक है विच इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन. Now the thing is that anybody can ask you anything relating to the appointment of the judges, whether it's an interview for a judicial services, whether it's an interview for a college application or anything for that matter. एक लॉ स्टूडेंट का ये जानना ही बहुत जरूरी है और हमेशा पता रहना बड़ा जरूरी है कि जज अपॉइंट कैसे होता है. नाउ द थिंग इज दैट वी हैव 3 organs इन आवर कंट्री, जो हमारे गवर्नमेंट के 3 organs हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये आप लोगों को पता होगा. सो वी हैव द एग्जीक्यूटिव, वी हैव द लेजिस्लेचर एंड देन वी हैव द जुडिशियरी. When I talk about the legislature, that is the organ which creates the law, यानी कि जो law को create करता है. When I talk about the concept of executive, so executive is something जो law को implement करता है, यानी कि हमारी सरकार. तो अगर कोई law बनेगा तो उसको implement करने का काम सरकार का रहेगा. Like for example, अगर अभी आप BNS या BA से जो आपके नए criminal laws आ रहे हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही रहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पुलिस मशीनरी है वो सब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे से इक्विप हो जाए. दैट इज व्हाई न्यूज में आप बार बार सुन भी रहे होंगे कि द पुलिस ट्रेनिंग हैज स्टार्टेड फॉर द न्यू लॉज, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द कोर पार्ट्स. अगर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर के बनाए लॉ की कोई वैल्यू ही नहीं है. एंड फाइनली जब लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ इम्प्लीमेंट होने लग जाता है तो आगे चल के जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि उस लॉ में डिस्प्यूट हो जाता है. अगर 2 पार्टीज हैं तो भी डिस्प्यूट हो सकता है, उनके लिए लीगल रेमेडीज हैं जो लेजिस्लेचर में बनी हुई है. अगर कोई क्राइम है बढ़ता जा रहा है तो दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है क्राइम को रोकने के लिए. So whenever these things come, now if you take the example of your fundamental rights, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करती तो आप स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट लेकर जाते हो. और उसको जब आप लोग जाते हो रिट के थ्रू, दैट इज द टाइम दैट वी आर कमिंग टू द सिचुएशन कि एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है जो हम जुडिशरी में लेके जा रहे हैं. तो जुडिशरी का काम है बने हुए लॉ को इंटरप्रेट करना. So यानी कि legislature is creating, executive is implementing, and whenever any kind of a dispute arises, so the third organ is the judiciary, which is going to interpret the law and give you the remedies. Now the thing is कि ये तीनों organs तो बन गए. और जब आपका Constitution of India frame हो रहा था तो अगर आपने constitutional debates के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट दैट वाज बीइंग मेड जिसमें डिस्कशन ये हो रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हम लोगों को लेकर आना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्लैट की आप तैयारी कर रहे थे, आप पीयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, फॉर दैट मैटर आप लॉ कर चुके हो या कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मंटेस्क्यू ने दिया था. सो मंटेस्क्यू का कहना ये था, और रादर मंटेस्क्यू से भी बहुत पहले एरिस्टोटल ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था. तो उनका कहना ये था कि अगर एक स्टेट में गवर्नमेंट के 3 organs हैं तो तीनों organs को अपना अपना काम करना चाहिए और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बिकॉज जब वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं तो कई बार सिस्टम ठीक से चल नहीं पाता. सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज. सो व्हेन योर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड एट दैट टाइम ये एक सजेशन दिया गया था दैट हम लोगों को सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कर देनी चाहिए या फिर हमें तीनों ऑर्गन्स का सेपरेशन कर देना चाहिए. लेकिन देयर वाज वन प्रोफेसर बाय द नेम ऑफ प्रोफेसर केटी शाह जिन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए.
क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। एंड जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि ऑलरेडी बहुत जगहों पे ओवरलैपिंग हो चुकी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आर्टिकल 52 में लिखा है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड, तो आगे चल के मैंने लेजिस्लेचर में लिख दिया है दैट द पार्लियामेंट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि बिल तब तक एक्ट बनेगा ही नहीं जब तक कि उसको पार्लियामेंट में के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद इट्स नॉट गोइंग टू गेट द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इन सिंपल वर्ड्स, ही इज हेडिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं है और सेपरेशन कर दी गई है? सो इट्स नॉट पॉसिबल। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। जुडिशरी का काम सिर्फ इंटरप्रेट करने का है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जुडिशरी के बनाए गए लॉ को हम लोग जजमेंट्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द फेमस केसेस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब दैट टॉक्ड अबाउट द रेयरेस्ट ऑफ रेयर गाइडलाइंस। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब ये है कि कहीं पे अगर मुझे डेथ पेनल्टी देनी है तो 302 सेक्शन ऑफ आईपीसी तो नहीं बताता ना कि कहाँ पे डेथ देनी है, कहाँ पे डेथ नहीं देनी है। वो जानने के लिए तो मुझे गाइडलाइंस ही फॉलो करनी पड़ती है, मुझे रीजंट जजमेंट देनी पड़ती है। सो कहने का मतलब है कि जुडिशरी का बनाया गया लॉ सेक्शन 141 ऑफ सीआरपीसी में प्रीसिडेंट का काम करता है। तो फिर अगर जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, वो काम लेजिस्लेचर का है, तो फिर ये कैसे हो रहा है 141 में? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज that though the three organs are supposed to be separate as per the separation of powers doctrine, but in our constitution of India हम separation of powers को एक rigid तरीके से follow नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखना है। एक आर्टिकल है और वो है, और ये इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में ये बैकग्राउंड आपके काम आने वाला है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक लाइन लिखता है दैट देयर शैल बी अ सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। कहने का मतलब है सरकार जुडिशरी से अलग रहेगी, सरकार जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। जुडिशरी इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। एंड व्हाई जुडिशरी नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट? बिकॉज दे नीड टू डिलीवर द जजमेंट्स विदाउट एनी बायस, without any governmental pressures. And this is the reason कि चाहे हमने तीनों ऑर्गन्स में कोई सेपरेशन नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला गया कि तीनों को सेपरेट कर दीजिए, आर्टिकल 50 कैपिटल ए डाल दीजिए, लेकिन that did not happen. We just got Article 50. So, and when I talk about Article 50, it's a directive principle of state policy. यानी कि सरकार कोई भी लॉ बनाएगी तो बनाने से पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपने जहन में रखने पड़ेंगे, अपने अक्षरों में रखने पड़ेंगे, और जजमेंट के आगे हम जब जा रहे हैं तो भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा that whether the government had followed this condition or not. So why I am telling you this? Because the appointment of the judges is something where the executive steps in. And when I keep saying independence of judiciary, तो मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या समझे? सिर्फ जजमेंट डिलीवर करते टाइम समझे या फिर अपॉइंटमेंट में भी समझे? अब 1980 तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। आपको 1949 में पार्शियली अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, 26 नवंबर 1949, एंड 26 जनवरी 1950 यू गॉट योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हो। नाउ द थिंग इज, इतने सालों तक हमेशा अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 124 की तरफ देखा गया। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हाइल वी अपॉइंट अ जज, the judges will be appointed by the president of India in consultation with the chief justice of India. Senior most judges को जब अब अगर मैं सीजीआई को चूज कर रही हूं तो फिर मुझे सीनियर मोस्ट जज से बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात लिखी नहीं है 124 में।
124 में बस इतना लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। अब आप मेरे को बताओ, जब प्रेसिडेंट का नाम आगे आ गया तो प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हेड है, एंड आगे वर्ड आ गया कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा धर्म संकट वाली बात हो गई कि एक आर्टिकल के अंदर आपने थोड़ी लैंग्वेज ऐसी कर दी। अब अगर मैं ये बोलूं कि प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो वो अपॉइंटमेंट कैसे कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 50 तो कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। सो अब कितने सालों तक किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी, नोबडी इंटरफेयर्ड इन दिस। बट 1981 में एक केस आता है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका साइटेशन है AIR, दैट्स ऑल इंडिया रिपोर्टर 1982, डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड लिखा है आर्टिकल 124 में, इसका क्या मतलब है। कंसल्टेशन का मतलब मैं ये मानूं कि सिर्फ एडवाइस है, या फिर मैं ये मानूं कि मेरे को इसको ऑब्लिगेशन समझना है। तो मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रही हूँ, ये तो मतलब मैं डॉक्टर की एडवाइस लेने जा रही हूँ, राय लेने जा रही हूँ। लेकिन अगर मुझे डॉक्टर के पास बैठना है, उससे ट्रीटमेंट लेना है, उसको फी देनी है, दैट मीन्स कि अब ये थोड़ी सी ऑब्लिगेटरी बात हो गई। तो कंसल्टेशन का लिटरल मीनिंग तो बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन अब लॉ में लिटरल मीनिंग नहीं फॉलो करते। लॉ में बहुत चीजों का मीनिंग डिफरेंट होता है। लॉ में आप आर्टिकल 19 में एक वर्ड पढ़ते हो कन्विक्शन, कि फ्रीडम ऑफ कन्विक्शन। तो कन्विक्शन का मतलब क्रिमिनल लॉ में होता है सजा, दैट यू आर सेंटेंस्ड, यू विल बी सेंटेंस्ड, दैट यू आर फाउंड गिल्टी। और कन्विक्शन का मतलब आर्टिकल 19 में माना जाता है हमारी सोच। अवार्ड, अवार्ड को मैं प्राइज बोलूंगी लिटरल मीनिंग में, लेकिन अगर मैं उसका मीनिंग लॉ में देखती हूँ तो दैट मीन्स एन आर्बिट्ररी डिसीजन। सो लॉ में चीजों का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। सो इसीलिए कंसल्टेशन वर्ड के ऊपर बहस स्टार्ट हो गई कि कंसल्टेशन इज, दैट मीन्स कि सीजीआई को, जो सीजीआई बोल रहा है उसकी हर बात को माना जाए, उनके विचार को, उनके दिए गए नाम जो जजेस के लिए हैं उनको माना जाए या फिर ना माना जाए। या फिर कंसल्टेशन का मतलब है नॉट कंकरेंस। नॉट कंकरेंस मीन्स कि नहीं, डिसीजन प्रेसिडेंट का फाइनल होगा। तो सीजीआई बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात सीरियसली नहीं देखी जाएगी, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं होगी। तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में काफी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन जुडिशरी ने अपने ही अगेंस्ट डिसीजन दिया और ये बोल दिया गया दैट नो, द वर्ड कंसल्टेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी, रादर it is just an advice, just something given by the CGI, and it is not obligatory for the president, in short the executive, to accept whatever he says। तो अपने अगेंस्ट ही डिसीजन दे दिया, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट एक हेड है एग्जीक्यूटिव के, लेकिन फिर आपका आर्टिकल 74 75 तो कहता है that he has to perform all his functions on the aid and advice of the Council of Ministers, of whose head is the Prime Minister of India. So वो कोई भी फंक्शन बिना एड एंड एडवाइस के कर नहीं सकते। तो एक तरीके से तो हम यही मान के चलेंगे कि एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर रही है कि जजेस कौन बनेंगे। तो यही बात एसपी गुप्ता के केस में कही गई। चलो पहला केस ये बना, दिस बिकेम योर फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, चल रहे हैं केसेस, लेकिन एडवोकेट्स को इससे प्रॉब्लम है। एडवोकेट्स नहीं चाहते कि जजेस एग्जीक्यूटिव के थ्रू चुने जाए, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि फेयरनेस नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि बायसनेस है, उन्हें लगता है कि एग्जीक्यूटिव उन्हीं को जज बना रही है जो उनके फेवरेट्स हैं। तो सरकार बदलती है तो सरकार अपने जजेस बिठा देती है, और जब वो अपने जजेस को बिठाएगी तो एक तरीके से वी आर सेंसिंग दैट यस द जस्टिस इज नॉट गोइंग टू बी डिलीवर्ड फेयरली। सो अब सर्कमस्टांस आती है जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एडवोकेट्स का एसोसिएशन है, और अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है।
So Supreme Court advocates on record association versus Union of India. ये केस आता है 1993 में, और अब इस केस में ये बात उठाई गई है that no, we are not going to accept this thing that the executive is appointing the judges of India. Though the wordings of Article 124 says that President needs to appoint, लेकिन 124 ये भी तो कह रहा है in consultation with the Chief Justice of India. तो अगर चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन आपको सीरियसली लेना ही नहीं है, तो फिर आपने आर्टिकल 50 क्यों डाल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उसे भी रिमूव कर दीजिए। तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने फेवर में डिसीजन देती है और ये बोलती है दैट वी आर गोइंग टू propound द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो आज तक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको आर्टिकल 124 में कहीं पे भी कॉलेजियम वर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं है। दिस इज अ प्रीसीडेंट क्रिएटेड, अ usage, I would say, a practice that has been created for the appointment of judges in this particular case. अब इस केस में कॉलेजियम क्रिएट किया गया, जिसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई, ऑब्वियसली सारे जजेस को तो नहीं बिठा सकते। अब आज का कोरम 34 जजेस का है, तो 34 के 34 जजेस को तो नहीं बिठा सकते अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसमें हमें सीनियरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो 5 जजेस ये बैठेंगे और ये लोग नाम भेजेंगे प्रोस्पेक्टिव लोगों का कि जिनको हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस भी 124 में है। मिनिमम 10 इयर्स का प्रैक्टिस चाहिए होता है, या फिर 5 इयर्स तक आप जजेस रहे हो हाई कोर्ट के, ठीक है। सो ये आपका, या फिर आप एक बहुत ही एक्सेप्शनल जूरिस्ट हो, ठीक है, आपको गवर्नमेंट प्रेसिडेंट मानते हैं कि आप बहुत एक्सेप्शनल हो। सो आपका लॉ बैकग्राउंड है लेकिन आप जज नहीं रहे कभी, बट यू आर एक्सेप्शनल। सो इस तरीके से आप लोगों के नाम जाते हैं। सो व्हेन दीज 4 सीनियर मोस्ट जजेस along with the CGI they make a list of the collegium, the judges, ये लिस्ट दी जाती है द लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को। लॉ मिनिस्टर के पास वो जाती है and law minister is further going to take it to the prime minister of India, and prime minister of India then gives that list to the president of India, और प्रेसिडेंट उसके बाद उन नामों को अपॉइंट करते हैं। तो देखो आप एक हिरार्की बन गई कि सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने बैठ के नाम दिए, वो नाम आगे गए लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर से जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, एंड फाइनली दे रीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। तो हमने वर्डिंग तो क्लियर ही रख ली आर्टिकल 124 की, दैट द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग, but we have given primacy to the consultation with the CGI. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला consultation means concurrence, that it is concurrence, you have to accept what the CGI and the senior most judges say. हाई कोर्ट के जजेस के लिए बोल दिया कि CGI plus 2 senior most judges of the Supreme Court ये लोग लिस्ट बनाएंगे। सो इस तरीके से कॉलेजियम रेडी होना शुरू हुआ, एंड उसके बाद 7-8 साल हुए। 1998 में आपका 3rd जजेस केस आता है, जिसको हम कहते हैं इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करो कि इन री का मतलब क्या है। हमेशा याद रखना है, जैसे आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ते हुए एक बड़ा फेमस केस पढ़ा होगा जिसका नाम है इन री बेरूबरी यूनियन केस। तो इन री और बेरूबरी जहां पे भी आप देखो, आप समझ जाओ कि ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत तरीके की ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन है, स्पेशल लीव बाय पिटिशन डाल सकते हो। एक ज्यूरिसडिक्शन है जिसका नाम है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो आपको मिलती है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई कंफ्यूजन हो जाती है, ही हैज
the right that he can approach the Supreme Court of India and he can put up that question to them. But whatever advice he is getting from the Supreme Court of India, he is not bound to follow it. Let's get clear with that. Bound नहीं है कि उसको follow करनी पड़ेगी, but yes, advice can be taken from the Supreme Court of India. See, the president may not be from the law background. The president may not know the law. So obviously जहां पे वो point of law में फंस रहे हैं, वहां पे उनको जरूरत पड़ेगी हेल्प की कि वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प लें. तो जहां पे भी आप वर्ड पढ़ते हो ना इन री, तो इन री के दो मतलब है. इन री के आगे अगर लिखा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो समझ जाओ कि आर्टिकल 143 में एडवाइस मांगी गई है. लेकिन अगर इन री के आगे लिखा है एनी गाइडलाइंस या एनी क्वेश्चन, that means that the Supreme Court of India has taken a suo motu action on a certain subject that they want to discuss. Like recently उन्होंने एक चीज के ऊपर अभी suo motu action लिया है. They want to decide this thing कि जहां पे ट्रायल कोर्ट के जजेस डेथ पेनल्टी देने का सोच रहे हैं, क्या वहां पे क्वांटम ऑफ सेंटेंस के बारे में डिसाइड करते हुए should a necessary and a mandatory separate hearing should be given to the accused or not? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, एक कंफ्यूजन परसिस्ट करता है जजमेंट्स के बेसिस पे. सो जहां पे किसी को आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, कम से कम उसको एक मौका तो दे दो कि वो अपने आप को डिफेंड कर ले. उसको पता है कि वो कन्विक्ट हो चुका है. कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क होता है. कन्विक्शन का मतलब है यू आर फाउंड गिल्टी. सेंटेंसिंग का मतलब होता है that I am still going to decide कि मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है या मुझे डेथ देनी है. सो इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट हियरिंग आपको देना बहुत जरूरी है. तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया. तो सुओ मोटो एक्शन के आगे भी इन री देखोगे और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के आगे भी इन री देखोगे. तो ये पहली बात है जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, आपको पता होना चाहिए. तो अब ये थर्ड जजेस केस में इन री स्पेशल रेफरेंस में उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ये AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट है. उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री KR नारायणन जी, और उन्होंने ये पूछा सुप्रीम कोर्ट को दैट द कॉलेजियम इज इट रनिंग ओके, शुड वी स्टिक टू इट और शुड वी मूव टू द अर्लियर वे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जिसमें हम कंकरेंस नहीं देते थे CGI को. तो या वो करें. एंड एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा था जो काफी इंपॉर्टेंट था. ट्रांसफर ऑफ जजेस जब होती हैं हाई कोर्ट्स में तो क्या उसमें भी कॉलेजियम को लेके आना चाहिए? तो दोनों का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यस, इट्स अ कॉलेजियम सिस्टम व्हिच इज रनिंग परफेक्टली. अगर 5 जजेस हैं इंक्लूडिंग द CGI जो ये कर रहे हैं डिस्कस की किसके नाम जाने चाहिए कॉलेजियम में, अगर 5 में से आउट ऑफ दीज 5 3 पीपल से कि एक बंदे का नाम नहीं जाना चाहिए तो आप नहीं भेजोगे. आप ये नहीं कह सकते कि मैं CGI हूं तो मैं जो कह रहा हूं उसे मानो. नो, majority wins even if these 3 people are not equivalent to the CGI but they are the senior most judges of the Supreme Court. So if the majority says this name should not go, it should not go. Simple. So ये भी इस केस में बोला गया. दूसरी चीज इस केस में बोली गई that yes, during the time of the transfer also the collegium needs to be followed. Very same rule, 4 senior judges with the CGI for Supreme Court, CGI plus the 2 senior most judges for the High Court. Same बात बोली गई. So इस तरीके से ये आपके 3 judges केस बने. SP Gupta versus Union of India 1982, Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India, and finally in re presidential reference. So इस तरीके से ये आपके 3 judges केस हैं. लेकिन अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक 4th जजेस केस भी है जो एकदम से निकल के आया जब 2015 में एक बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया और उसे ऐड किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 124A, न्यू आर्टिकल इंसर्टेड. और इस आर्टिकल 124 ने डाला अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस थ्रू द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट इज NJAC. और ये
अक्टूबर 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब फर्क क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जी भी बैठेंगे, ऑपोजिशन के लीडर भी बैठेंगे, स्पीकर भी बैठेंगे, लॉ मिनिस्टर भी बैठेंगे, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस तो बैठेंगे ही बैठेंगे, बट ऑल दीज पीपल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विल आल्सो सिट. So this was challenged in Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India in the year 2015. So that became your fourth judge's case. और इस केस में कोर्ट ने एनजेएसी को खत्म कर दिया. सो एक साल के अंदर, यानी कि आपके बेयर एक्ट्स पब्लिश हुए थे 2015 के लिए जिसमें ये एनजेएसी था, और 2016 के बेयर एक्ट में ये बाहर हो गया. सो दिस बिकेम द फोर्थ जजेस. और इसको भी बाहर निकालने का मेन रीजन वही था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट यही थी कि आर्टिकल 50 कैसे सफाइस होगा. आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन अगर आप एनजेएसी के थ्रू अपॉइंटमेंट्स करने लग जाओगे, वी हैव लॉस्ट द ग्राउंड. वी हैव जस्ट completely contravened Article 50 blatantly, and we can't do that. So we have to maintain the sanctity of the Constitution. Plus, please always remember Keshwananda Bharati versus State of Kerala. The basic structure can never be amended. And independence of judiciary is one of the parts of the basic structure of the Constitution. And it was on this very argument that NJAC was completely destroyed and taken out of the Constitution. तो आज भी हमारा अपॉइंटमेंट का काम कॉलेजियम ही करता है, यानी कि जजेस के ओपिनियन को, जजेस के दिए गए नामों को पूरी प्रिमेसी दी जाती है. So just imagine that if we didn't have these four, judgments, we would have never got the collegium system. So a lot of people think that maybe collegium is something mentioned in the Constitution of India, but it's not. Definitely it is deriving its power from Article 124 only, but it's not mentioned anywhere. It came in the second judge's case, that is the Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. So that's all for today. I hope this lecture was helpful for all of you and you could understand some of the nuances of the Constitution of India. If you want more lectures like this and you want us to discuss more of such topics, please follow our page on this Instagram, and follow us on YouTube as well. Thank you so much. Have a very good day, everyone. Thank you.